अगर तुम भी टॉपर बनना चाहते हो, टॉपर की तरह साइंस में 100/100 नंबर लाना चाहते हो, तो टॉपर के ट्रिक्स जरूर यूज करें, जिसमें टॉपर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हर चैप्टर के लिए इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी कवर करते हैं। बात करें चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से, बोर्ड एग्जाम 2026 में अप्रोक्सीमेटली आपको 8 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपके लिए एमसीक्यू भी आने वाले हैं, इसलिए एमसीक्यू भी इंपोर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, परावर्तन रिफ्लेक्शन का कौन सा नियम सत्य है? ऑप्शन ए, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी, परावर्तित किरण आपतन किरण से विपरीत दिशा में जाती है। सी, परावर्तन केवल उत्तल सतह पर होता है। ऑप्शन डी, परावर्तित किरण कभी आपतन सतह पर वापस नहीं जाती। तो मेनली यहाँ पर परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर रहते हैं, इसलिए राइट आंसर रहेगा आपके लिए ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए, सदैव वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी, सदैव आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन सी, कभी वास्तविक और कभी आभासी होता है। और ऑप्शन डी, कभी सीधा और कभी उल्टा होता है। तो मेनली बच्चों अवतल दर्पण में मेनली यहाँ पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा आभासी और सीधा दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वो देखने को मिलता है, इसलिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसलिए यहाँ पर साइड मिरर में भी वाहनों में इसी लेंस का मेनली उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों मेनली वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की हमेशा कितनी होती है? 2 गुनी होती है। ठीक है बच्चों, तो वक्रता त्रिज्या मेनली उसको आर से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आर बराबर मेनली यहाँ पर आर मानी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी की हमेशा कितनी होती है? 2 गुनी। ठीक है, अब हम फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए एफ बराबर लिखेंगे r/2। ठीक है, तो 20/2 इक्वल टू 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मेनली इसकी फोकस दूरी रह जाएगी, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है आपके लिए, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? ऑप्शन है, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो। ऑप्शन बी, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। ऑप्शन सी, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ऑप्शन डी, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। तो मेनली यहाँ पर पूछा गया कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर होती है। तो मेनली यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो मेनली डिस्टेंस होती है उसमें वहां पर मुख्यतः वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, अपवर्तन किस कारण से होता है? ऑप्शन ए, प्रकाश की तीव्रता बदलने से। ऑप्शन बी, प्रकाश की चाल माध्यम में बदलने से। ऑप्शन सी, प्रकाश के टकराने से। ऑप्शन डी, प्रकाश के फैलने से। तो मेनली यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया माध्यम बदलने की वजह से यहाँ पर देखने को मिलती है। राइट आंसर का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो वह किस ओर मुड़ती है? ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर। ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर। ऑप्शन सी, समांतर चलती है। ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो बच्चों जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो वो मेनली सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो मेनली परावर्तित किरण अभिलंब से कितनी होगी? दूर जाती दिखाई देगी। और यही इसका विपरीत होता, जब वो सघन विरल माध्यम से वायु से अगर कांच के भीतर जाती है तो वो अभिलंब की ओर मेनली उसका घुमाव होता। राइट आंसर रहेगा वो अभिलंब से दूर होती दिखाई देगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, परावर्तन का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्शन बी, विमान निर्माण में। ऑप्शन सी, दूरबीन में। ऑप्शन डी, परावर्तित टेलीस्कोप में। तो मेनली परावर्तन का उपयोग किया जाता है परावर्तित टेलीस्कोप में, इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए, कांच में। ऑप्शन बी, जल में। ऑप्शन सी, वायु में। ऑप्शन डी, निर्वात में। तो मेनली बच्चों प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, जहां पे वायु यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, निर्वात होता है बिल्कुल। ठीक है, वहां पे इसकी गति होती है 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में लगभग 3 लाख के आसपास इसकी रेंज रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कब वास्तविक और उल्टा होता है? मेनली पूछा गया है उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, कब वास्तविक और उल्टा बनता है, जबकि उत्तल लेंस में मेनली यहाँ पे आभासी और सीधे प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं।
तो जब वस्तु लेंस के दोहरे फोकस के बाहर हो। ऑप्शन बी जब वस्तु फोकस पर हो। ऑप्शन सी जब वस्तु की लेंस के सामने हो। ऑप्शन डी जब वस्तु मुख्य फोकस और लेंस के बीच हो। तो जब वस्तु लेंस के दोहरे फोकस मानी वक्रता केंद्र के बाहर और अनंत के बीच होती है तो मेनली यहाँ पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष सुधारने वाला लेंस। ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष सुधारने वाला लेंस। ऑप्शन सी परावर्तक लेंस। ऑप्शन डी उल्टा प्रतिबिंब बनाने वाला लेंस। तो बच्चों मेनली उत्तल लेंस को मेनली बोला जाता है दूर दृष्टि दोष सुधारने वाला लेंस। इसको मेनली दूर दृष्टि दोष जो मेनली यहाँ पर जिनको दूर का तो मेनली यहाँ पर दिखाई देता है जबकि निकट का उनको दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, इसके लिए सिंपल सा ट्रिक आप यूज करें जिसमें आप लिखेंगे जैसे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दूर बोलते हैं तो इसमें आता है मेनली ऊ। ठीक है, दूर में यहाँ पे किसकी मात्रा नहीं ऊ, ऊ मानी उत्तल लेंस। ठीक है, और साथ ही में जब निकट दृष्टि दोष मेनली अपन याद रखते हैं तो निकट लिखते हैं अपन फॉर्मूले के हिसाब से। निकट दृष्टि दोष में अपन ऐसे लिखेंगे, जहां पे निकट दृष्टि दोष में लिखते हैं अपन निकट, कैसे लिखते हैं इसको ऐसे निकट। तो इस टाइम में किसका आ रहा है प्रत्यय ए, तो ऐसे मेनली कौन सा लेंस बनेगा अवतल। ठीक है बच्चों, सिंपल सा ट्रिक है। निकट तो पीछे आ रहा है ए मानी अवतल लेंस, और उत्तल लेंस मेनली दूर दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। दूर ऊ मानी उत्तल लेंस। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो मेनली आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है, जब वक्रता त्रिज्या होती है हमेशा फोकस दूरी की कितनी होती है 2 गुना होती है। तो मेनली यहाँ पर फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 मानी 20 सेंटीमीटर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण को किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हेडलाइट्स में। ऑप्शन बी साइड मिरर में। ऑप्शन सी सोलर कुकर में। ऑप्शन डी परावर्तित टेलीस्कोप में। तो मेनली यहाँ पर पूछा गया है, तो मेनली यहाँ पर सोलर साइड मिरर रहता है, जो गाड़ी के साइड मिरर होते हैं उनमें पीछे के वाहनों को देखने के लिए, जिसमें उनमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो उनमें देखने के लिए यहाँ पर साइड मिरर का यूज किया जाता है। किसमें? उत्तल लेंस का, जो उत्तल दर्पण होते हैं उनका उपयोग मेनली इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा और समान आकार का। ऑप्शन बी आभासी सीधा और बड़ा। ऑप्शन सी वास्तविक सीधा और बड़ा। ऑप्शन डी आभासी उल्टा और बड़ा। तो मेनली यहां पर जब वक्रता केंद्र पर होता है प्रतिबिंब तो हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जब प्रकाश किरणें किसी वक्र सतह से टकराती है तो यह किस प्रक्रिया से गुजरती है? ऑप्शन ए अपवर्तन। ऑप्शन बी परावर्तन। ऑप्शन सी विवर्तन। ऑप्शन डी ध्रुवण। तो मेनली जब प्रकाश किरणें किसी वक्र सतह पर टकराती है तो मेनली वहां पर कौन सी क्रिया देखने को मिलती है? परावर्तन की, जहां से किरण आती है और सेम कोण पे वो परावर्तित देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, अपवर्तन की परिभाषा क्या है? ऑप्शन है प्रकाश का माध्यम बदलने पर मार्ग बदलना। ऑप्शन बी प्रकाश का दर्पण से टकराना। ऑप्शन सी प्रकाश का अवशोषण। ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता बढ़ना। तो मेनली जब प्रकाश माध्यम बदलने में का मार्ग बदलता है तो मेनली इसको बोला जाता है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो वह किस ओर मुड़ती है? ऑप्शन रहेगा बच्चों अभिलंब की ओर। ऑप्शन बी अभिलंब से दूर। ऑप्शन सी समांतर चलती है। ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मेनली यहां पर वायु से कांच की तरफ जा रही है, मानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ किरण जा रही है। तो मेनली विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की होती है तो वो अभिलंब की ओर देखने को मिलती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, लेंस का अपवर्तन सूचकांक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता। ऑप्शन बी प्रकाश की चाल में परिवर्तन। ऑप्शन सी माध्यम की पारदर्शिता। ऑप्शन डी प्रकाश के अवशोषण की क्षमता। तो मेनली लेंस का अपवर्तन सूचकांक बताता है बच्चों प्रकाश की चाल में कैसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो अपवर्तन सूचकांक बताता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रकाश की चाल इस माध्यम में 1.5 गुना बढ़ जाती है।
ऑप्शन बी, प्रकाश इस माध्यम में हवा की तुलना में 1.5 गुना धीमा चलता है। ऑप्शन सी, यह माध्यम अपारदर्शी है। ऑप्शन डी, यह माध्यम अपवर्तन नहीं कर सकता। तो मेनली आंसर रहेगा बच्चों, प्रकाश इस माध्यम में हवा की तुलना में 1.5 गुना धीमा चलता है। इसका मानी अपवर्तनांक का मेनली ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, अपवर्तन के कारण क्यों झील में पड़ा सिक्का अधिक गहरा लगता है? ऑप्शन ए, प्रकाश का परावर्तन होता है। ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन सी, प्रकाश अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन डी, प्रकाश सिक्के तक नहीं पहुंच पाता। तो जब अपवर्तन के कारण जेल में पड़ा सिक्का, मेनली प्रकाश का अपवर्तन होने की वजह से सिक्का अधिक गहरा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा लेंस आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी, अवतल लेंस। ऑप्शन सी, समतल लेंस। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो मेनली आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, जिसमें प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती तो प्रतिबिंब कहां बनता है? ऑप्शन ए, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है। ऑप्शन बी, फोकस पर बनता है। ऑप्शन सी, टू अप मानी वक्रता केंद्र पर बनता है। मैंने लेंस के लिए पूछा गया, अगर दर्पण के लिए पूछते तो यहाँ पर टू अप मानी आर। ठीक है बच्चों, सी, मेनली सी लिखा जाएगा। आर मानी वक्रता त्रिज्या कहलाती, और डी मुख्य फोकस पर। तो जब उत्तल लेंस का जो बिंब रहेगा वो अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है? मुख्य फोकस पर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा परावर्तन का अनुप्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए, साइड मिरर। ऑप्शन बी, टॉर्च रिफ्लेक्टर। ऑप्शन सी, लेंस। ऑप्शन डी, सोलर कुकर। तो मेनली यहां पर लेंस है जो यहां पर परावर्तन का नियम नहीं फॉलो करता। क्वेश्चन नंबर 23, जब प्रकाश किरणें कांच से जल में प्रवेश करती है तो वह किस ओर मुड़ती है? कांच से मेनली यहां पर जल में जा रही है तो अभिलंब की ओर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, समांतर रहेगी, या दोनों माध्यमों में समान दिशा में जाएगी। तो मेनली यहां पर कांच से जल में प्रवेश कर रही है, तो कांच में जल में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है, जिससे वह अभिलंब की ओर मुड़ती हुई दिखाई देगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी, समतल दर्पण। ऑप्शन डी, कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा उत्तल दर्पण मेनली यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस एफ और 2f के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन बी, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। ऑप्शन सी, आभासी सीधा और बड़ा बनता है। ऑप्शन डी, आभासी उल्टा और छोटा बनता है। तो मेनली यहां पर फोकस और वक्रता केंद्र बोल सकते हो आप इसको, 2f के बीच रखी जाती है तो वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में देखने को मिलती है? रिसेंटली पहले भी आ चुका है, निर्वात में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए, परावर्तन का नियम। ऑप्शन बी, स्नेल का नियम। ऑप्शन सी, विवर्तन का नियम। ऑप्शन डी, न्यूटन का नियम। तो मेनली बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यहाँ पर स्नेल का नियम फॉलो होता है, जहां पे मेनली प्रकाश माध्यम में प्रकाश बदलने पर प्रकाश की चाल और दिशा बदलती है। क्वेश्चन नंबर 28, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, मुख्य अक्ष पर बनेगा, 2f पर बनेगा, या फोकस पर बनेगा? तो मेनली बच्चों, जब मुख्य फोकस पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब देखने को मिलेगा आपको अनंत में, और यही अगर बिंब अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? मुख्य फोकस पर। ये जरूर ध्यान, इनका रिवर्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा परावर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए, इंद्रधनुष का बनना। ऑप्शन बी, पानी में सिक्का ऊपर दिखना। ऑप्शन सी, साइड मिरर में गाड़ी दिखना। ऑप्शन डी, हवा में प्रकाश का झुकना। तो मेनली साइड मिरर में गाड़ी दिखना निम्न में से परावर्तन का उदाहरण देखने को मिलता है। बाकी जो सभी उनमें अपवर्तन नियम फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तल लेंस किस दोष को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है? सिंपल सा ट्रिक बच्चों यूज में ले हुए, उत्तल ऊ मानी मेनली यहाँ पर ऊ, तो दूरदर्शी दोष में यहाँ पर दू ऊ लिखा है, ऊ मानी उत्तल लेंस। सिंपल सा ट्रिक पहले भी बताया, ऐसे यूज करें। ठीक है, मेनली दूरदर्शी दोष को सुधारने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि निकटदर्शी दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं।
जब प्रकाश किसी वक्र सतह से टकराता है तो वह किस प्रकार प्रक्रिया से गुजरता है? रिसेंटली बताया गया था, परावर्तन की क्रिया देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के द्विकेंद्र 2 पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, फोकस पर बनता है, द्विकेंद्र पर बनता है, मुख्य अक्ष पर बनता है। मेनली अपवर्तन जो दर्पण थे उनमें भी सेम फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे सी बोल सकते हैं इसको 2 अप को, तो सी है तो सी पर ही बनेगा। मेनली यहाँ पर लेंस में ऐसा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है, 2 अप पर ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तल लेंस की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए, यह हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी, यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन सी, यह मुख्य रूप से सम केंद्रित प्रकाश किरणें बनाता है। ऑप्शन डी, यह हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो मुख्य रूप से उत्तल लेंस की मुख्य विशेषता रहती है मुख्य रूप से सम केंद्रित प्रकाश किरणें बनाता है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तल लेंस द्वारा कौन सा प्रतिबिंब नहीं बन सकता? ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी, आभासी और सीधा। ऑप्शन सी, आभासी और बड़ा। ऑप्शन डी, वास्तविक और सीधा। तो मेनली यहां पर उत्तल लेंस से हमेशा आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलती है, जबकि वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलता। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चन, इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस फॉर्मेट की तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको जरूर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, जब प्रकाश किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तो वह किस ओर मुड़ेगी? सिंपल सा ट्रिक यूज करें बच्चों, जब प्रकाश किरण जल से वायु में जा रही है, मानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो वो बाहर जाएगी किसकी तरफ? अभिलंब से दूर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अगर बच्चों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे।